सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैंने लफाफा खोलकर सरसरी तौर पर देखा। उसमें तस्वीरों का वैसा ही सेट बीमार नेगेटिव मौजूद था जैसा मुझे दफ्तर में मासूल हुआ। और मैं इस वक्त इस हालत में नहीं हूं कि किसी मुकद्दस चीज को हाथ लगा सकूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि मैंने तुम्हें कोई लिफाफा नहीं भेजा। वो हौन चबाते हुए बोली। उन तस्वीरों के किसी दूसरे सेट के वजूद को भी मैंने नहीं मान सकती, इसलिए कि फोटोग्राफी मेरी हॉबी है और मैंने ये तस्वीरें खुद तैयार की हैं। जिस सेफ में ये लिफाफा रखा था उस तक मेरे सिवा कोई और नहीं पहुंच सकता। मारूख बोल रही थी और मैं तस्वीरें हैरत बना उसे टिकटकी बांधे हुए देख रहा था। अगर तुमको मारूख की बातों पर एतबार नहीं तो इस लिफाफे को रेजा रेजा कर दो ताकि मैं तुम्हें पाने के ख्वाब भी ना देख सकूं। मारूख के चेहरे से संजीदगी टपक रही थी और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो जो कुछ कह रही थी वो गलत नहीं था। और फिर तस्वीरों का कोई दूसरा सेट मुझ तक किस तरह पहुंचा, मैंने सोचा। इसमें भी कालका की पुर इसरार कुव्वतों का कोई ना कोई दखल जरूर था और कोई ऐसी साजिश जो मेरे असाब को झंझोड़ कर रख दे। लेकिन कालका को इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्या वो जबरदस्ती मेरी शख्सियत को मारूख के वजूद के साथ नथी करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि वो बराह रास्त मुझे हासिल नहीं कर सकती थी? और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात गुडमुड हो रहे थे और एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि इस लिफाफे को जो इस वक्त मेरे हाथ में था नजर आतिश कर दूं। लेकिन फिर ना जाने कौन सी कुव्वत मेरे आड़े आ गई और मैंने लिफाफा वहीं जमीन पर फेंका और तेज तेज कदम उठाता हुआ मारूख के ख्वाबगाह से बाहर निकल आया। मेरी तस्वर में सिर्फ एक ही चेहरा उभर रहा था, सिर्फ एक नाम गुंबद की सदा बनकर गूंज रहा था, कालका कालका और सिर्फ कालका। वो रात भी मेरे लिए क़यामत अंगेज साबित हुई। अंधेरा फैलते ही हम मछेरों की बस्ती में दाखिल होकर एक 2 कमरों पर मुश्तमिल कच्ची पक्की झोंपड़ियों में दाखिल हुए, जहां एक बूढ़े शख्स ने बड़े खौफजदा अंदाज में हमें खुश आमदीद कहा था। उसके चेहरे के तासरात इस बात की चुगली खा रहे थे कि अपनी झोंपड़ी में उसने खुशी और अपनी मर्जी से हमें जगह नहीं दी। कोई मजबूरी या फिर जबरदस्ती ऐसी जरूर थी जिसने उसे हालात से मफाहमत करने पर मजबूर कर दिया था। बहरहाल मैं और नदीम दोनों उस चटाई पर बैठ गए जो गालबन हमारे लिए ही जमीन पर बिछाई गई थी। एक जानब एक टूटी फूटी बेंच नजर आ रही थी और मछली पकड़ने के आलात और 2 टीन के मेले कचैले संदूक, अलगनी पर लटके हुए बदबूदार कपड़े ही उस कमरे का कुल असासा था जिसे हमारे सुपुर्द किया गया। दूसरे कमरे में उस बूढ़े के दूसरे अफराद खाना मौजूद थे जिसने हमें अपना नाम कासम बताया था और वह हमारे साथ ही कमरे में एक जानब कच्ची दीवार से टेक लगाए बैठा था। मछेरों की बस्ती तक पहुंचने के लिए भी हमें खासे सवांग रचाने पड़े। मैं और नदीम सरे शाम ही शहर की नवाही बस्ती में चले गए थे, जहां राजू ने हमारे चेहरों पर गरीब मछेरों जैसा मेकअप कर दिया और हमें ऐसे कपड़ों को भी अपने जिस्म पर बर्दाश्त करना पड़ा जो ना सिर्फ बदबूदार थे बल्कि उनमें से मछली की नाकाबिले बर्दाश्त सड़ान भी फूट रही थी। नवाही बस्ती से निकलकर हमें दूर खटार बस पकड़नी थी जो मछेरों की बस्ती से 2 स्टॉप पहले तक जाती थी। वहां से हमें तकरीबन 1.5 मील का सफर पैदल ही तय करना पड़ा और फिर कहीं जाकर हम उस झोंपड़ी तक पहुंचे जहां बूढ़े कासम ने मेरे ख्याल के मुताबिक जबरदस्ती हमें खुश आमदीद कहा था। मछली की सनाद में बसे कपड़े मुझे अपने जिस्म पर कफन से ज्यादा अजियतनाक महसूस हुए और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। अगर मेरे इख्तियार में होता तो शायद मैं वहां एक पल भी रुकना बर्दाश्त ना करता। मुझे इस बात के बारे में भी मतलब कोई इल्म नहीं था कि हमारे बाकी साथी मछेरों की बस्ती के किस हिस्से में पोजीशन संभाले मौजूद होंगे। अलबत्ता मैं इतना जरूर महसूस कर रहा था कि नदीम मेरे बरअक्स
बहुत ज्यादा फ्रेश और पुरजोश नजर आ रहा था। शायद उसने मछली की बसंत को एवनिंग एंड पैरासेंट की खुशबू समझकर कबूल कर लिया था। मेरा ख्याल है कि बूढ़े शख्स ने खुशी से हमें अपनी घास फूस की छत के नीचे बर्दाश्त नहीं किया है। मैंने खामोशी से उकताए हुए अंग्रेजी जुबान में नदीम को मुखातब किया। जरूरी नहीं है कि हर चमकने वाली शय सोना ही साबित हो। क्या मतलब? तुम्हारा अंदाजा गलत है, नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। ये बूढ़ा हमारे एतमाद का आदमी है, फिर उसके चेहरे पर नजर आने वाले खौफ के तासरात क्या मायने रखते हैं? उसकी जगह हम होते तो शायद हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही होती। नदीम ने बड़े इत्मीनान से कहा। बशीरा माछी अपनी बस्ती में किसी अजनबी को बर्दाश्त करने का आदी नहीं, और वो भी रात के वक्त। उसने धौंस दरले से जहां अपने कवानीन वादे कर रखे हैं, उसके आदमी बड़ी सख्ती से मछेरों को उन कवानीन पर अमल करने की हदायत कर चुके हैं। खिलाफे वर्दी की सूरत में सिर्फ एक ही सजा मुकर्रर है, मौत ख्वाह मुजरम बशीरा माछी का बाप ही क्यों ना हो। गोया यहाँ रहने वालों को कोई अजीज भी उनके साथ बेतौरे मेहमान रात बसर नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेजबान को कम से कम 24 घंटे बेशतर बशीरा माछी से इजाजत हासिल करनी पड़ती है। हमारे साथ इस वक्त और कितने आदमी इस बस्ती में मौजूद हैं? मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए दबी जुबान में पूछा। फिक्र मत करो, मुकाबले की सूरत में दूसरी पार्टी को ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, नदीम ने पूर्ण एतमाद अंदाज में जवाब दिया। मेरा दिल अब भी गवाही दे रहा था कि हमारे लिए कोई माउस ट्रैप भी तैयार किया गया है। हो सकता है, नदीम ने मुख्तसिर कहा। क्या हम रात भर यहाँ इसी सूरत में बैठे किसी दूसरी इतला का इंतजार करते रहेंगे? मैंने कदरे बेजारी से सवाल किया। अभी सिर्फ 8 बजे हैं और हमें कम से कम निसफ रात गए तक तो बहरहाल रुकना होगा, और ये भी मुमकिन है कि देर भी हो जाए। सरकार, इस बार बूढ़े ने जो बड़ी देर से हमें बारी बारी घूरने का फर्ज अंजाम दे रहा था, नदीम से पूछा। क्या आप लोग चाय पीना पसंद करेंगे? मैंने सब इंतजाम कर रखा है। अभी नहीं, नदीम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। जरूरत महसूस हुई तो तुम्हें जरूर तकलीफ देंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा आराम कर लें, कासिम बोला। मैं पूरी तरह चौकस रहूंगा और इशारा मिलते ही आप लोगों को होशियार कर दूंगा। तुम हमारी फिक्र मत करो, हम आराम से हैं। और बूढ़े ने एक बार फिर हमें अजीब सी नजरों से देखा और फिर खामोशी से उठकर झोंपड़ी के दूसरे हिस्से में चला गया। उसके जाने के बाद हम लोग बड़ी देर तक गोशन, बशीरा माछी और रहीम बंगश के मुतल्लक आपस में खुसर पुसर करते रहे, और फिर तकरीबन 10 बजे मक्खियों की जैसी मध्यम आवाज सुनाई दी तो नदीम ने अपनी दस्ती घड़ी की चाबी बाहर की सिमत खींचकर उसे मुंह के करीब कर लिया। हेलो, लकी 7 ऑन दी लाइन। मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ, जवाब में मध्यम सी एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। वो रहीम बंगश की आवाज थी। कोई खबर? नदीम ने घड़ी में सरगोशी की। बेटा, दरवाजा बंद करो। मेरा ख्याल है कि पार्टी को मुखबरी का शुबा हो गया है। क्या मतलब? घाट के किनारे बशीरा माछी के आदमियों को कुछ मशकूक आदमियों की नकलो हरकत महसूस हुई थी, रहीम बंगश ने कहा, और वो शिकारी कुत्तों की तरह एक एक कश्ती में झांकते फिर रहे हैं। गोया ऐसी हालत में माल की रवानगी मुमकिन नहीं। इस बार नदीम ने गहरी संजीदगी से कहा, और मेरा जाती ख्याल भी यही है। क्या तुम्हारी इतला के मुताबिक माल बस्ती में पहुंच चुका है? मुझे अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। बशीरा माछी मशकूक लोगों की नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद बहुत मोहतात हो गया है। तुम उससे कब मिले थे? अभी कुछ देर पहले वहां से आ रहा हूं, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की और देखते ही हाथ के इशारे से धुतकार दिया, रहीम बंगश ने कहा, और मैंने आज से बेशतर उसे इतनी गजबनाक और खतरनाक हालत में पहले कभी नहीं देखा। आई सी, नदीम ने होंठ चबाते हुए कहा। ऐसी हालत में हमारा फौरी तौर पर बस्ती से दूर निकल जाना ही ज्यादा मुनासिब होगा, और मेरा मशवरा भी यही है कि किसी के पकड़े जाने की सूरत में बशीरा माछी सिर्फ मेरी शख्सियत पर शुबा करेगा। क्या तुम इस वक्त मुझसे मिल सकते हो? आप पोजीशन बताएं, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। रहीम बंगश ने तेजी से कहा, और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करूंगा। नदीम ने घड़ी की चाबी वापस दबा दी और फिर जेब से अपना लाइटर निकाल लिया, जो लाइटर के साथ साथ किसी ताकतवर
ट्रांसमीटर और रसूल का काम भी अंजाम देता था। मैं नदीम से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। नदीम के चेहरे पर किसी आने वाले खतरनाक तूफान की अलामतें मंडला रही थीं। उसने लाइटर का मखसूस सीता अंदर की तरफ हल्का सा दबाकर ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर दबी आवाज में कहने लगा, नंबर 4 प्लीज कम ऑन द लाइन, इट आज नंबर लकी 7 कॉलिंग यू। और वो बार बार थोड़े थोड़े वक्फे से इन्हीं अल्फाज को लेटर की चाबी के करीब मुंह किए दोहरा रहा था। और फिर 5-7 मिनट की कोशिश के बाद ही दूसरी जानब से कॉल अटेंड की गई। कुछ देर तक पहले से तयशुदा पासवर्ड का तबादला होता रहा और फिर नदीम ने बड़े सर्द लहजे में कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है और तुम्हारी क्या इतला है? ओवर। मेरा भी यही ख्याल है कि हमें घेरने की कोशिश की जा रही है और हमने खतरे की बू सूंघ ली है। ओवर। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? 4, बाकी 5 आदमी दूसरी टीम के साथ पोजीशन लिए बैठे हैं। क्या तुम्हें याद है कि धोखे की सूरत में तुम्हें क्या करने की हदायत दी गई थी? ओवर। यस बॉस, आप सिर्फ हुक्म दें, हम एक्शन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। क्या तुमने रहीम बंगश और बशीरा माची को निगाहों में रखा हुआ है? ओवर। रहीम बंगश अपनी हट में ही है, लेकिन बशीरा माची नजर नहीं आ रहा और कुछ देर पहले वो होटल के काउंटर पर ही था और फिर उठकर अंदर चला गया। हो सकता है वो अंदर मौजूद हो। क्या रहीम बंगश ने 1 घंटे के दौरान बशीरा माची से मुलाकात की थी? नहीं, हमारी इतला के मुताबिक वो अभी तक अपनी हट में ही है। जस्ट ब्लामेस्ट वी बास्टर्ड, नदीम ने बड़ी सफाक लहजे में हुक्म दिया, लेकिन कोशिश यही है कि वो दोनों बच ना सकें और दूसरे मुश्तबा लोग जो हमारे ताक़ुब में हैं उन्हें भी खत्म कर दो। दूसरी पार्टी को भी अपने साथ शामिल कर लो। हमें अपने ऑपरेशन 10 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल करके यहाँ से निकल जाने की कोशिश करनी होगी। मेरी फिक्र मत करना, हम दोनों आराम से निकल जाएंगे। और कुछ पूछना चाहते हो? ओवर। जी नहीं, दूसरी जान से बड़े पुरसकून अंदाज में कहा गया। हम ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे और कोशिश करना कि बस्ती के दूसरे अफराद तुम्हारे एक्शन से महफूज रहें। ओवर एंड ऑल। नदीम ने लाइटर बंद करके जेब में डाला तो मैंने कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि तुम्हें सिर्फ शुबा था, लेकिन मुझे यकीन था। नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। और फिर इतना सारा खट राग फैलाने की क्या जरूरत थी? मैंने तेजी से कहा, रहीम बंगश और बशीरा माची को वैसे भी ठिकाने लगाया जा सकता था। एडवेंचर माय डियर, नदीम ने उठते हुए जवाब दिया। शेर के शिकार का मजा उसे ललकार कर मारने में ज्यादा आता है। मचान पर बैठकर तो कोई अनाड़ी भी लिबलबी दबा सकता है। फिर इससे बेहतर कि मैं कोई जवाब देता। एक हौलनाक धमाका हुआ। उसके साथ ही लोगों की चीखों पुकार की आवाजें भी गूंजने लगी। निकल चलो, इस अफरा तफरी में हम ज्यादा महफूज रहेंगे। कासिम बुखलाया हुआ दूसरी तरफ से बरामद हुआ, लेकिन नदीम उसकी जानब कोई तवज्जो दिए बगैर मेरा हाथ थाम कर झोंपड़ी से निकलकर एक सिमत भागने लगा। 1 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ जो पहले के मुकाबले में ज्यादा शदीद था। जमीन कदमों तले लर्ज कर रह गई थी और बस्ती के अफराद भी अपनी झोंपड़ियों और मकानों से निकलकर जान बचाने की खातिर इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ क़यामत का समा था, लेकिन नदीम इस वक्त भी बिल्कुल फ्रेश ही नजर आया। हम दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। क्या वापसी के लिए भी 1.5 मील तक इसी तरह भाग दौड़ करनी पड़ेगी? मैंने सरसरी तौर पर पूछा। घबराओ मत, हमारी गाड़ी कहीं करीब ही मौजूद होगी। उसी लम्हे तारीकी में सड़क के बाएं जानब से टार्च जलने और बुझने के सिग्नल मिले और नदीम ने अपना रुख उसी तरफ मोड़ दिया। और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ही हम एक लैंड रोवर में बैठे शहर की सिमत वापस जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर मुझे राजू नजर आया, जो इस वक्त अपनी असली सूरत में था। क्या रहा बात? उसने नदीम से दरियाफ्त किया। वही जिसका खदशा मुझे पहले से था, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। 1 मिनट। मैंने नदीम को वजाहत तलब नजरों से देखा। तुमने नंबर 4 को रहीम बंगश को शूट रेट ऐड का हुक्म दिया था, लेकिन अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं तो तुमने रहीम बंगश को रिहा करते वक्त यही कहा था कि उसकी दस्ती घड़ी के अंदर कोई ऐसी शय मौजूद है जो तुम्हारे एक इशारे पर उसके टुकड़े भी कर सकती है। वो जुमला मैंने ज़ेबे दास्तां के लिए यूं ही कह दिया था। वैसे क्या तुम ज़ेबे दास्तां का मतलब समझते हो? नदीम ने बड़े मूड में पूछा। ऐसी दास्तान जो तुम जैसे आदमी को ज़ेब ना देती हो, मैंने झल्ला कर जवाब दिया।
और फिर मुंह दूसरी तरफ करके भागती हुई तारीकी को देखने लगा। अब तुम्हारी वो उम्र नहीं रही जब तुम महबूबाओं की तरह रूठो और दूसरा अब तुम्हारे मनाने के लिए तड़प उठे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़े तवक्कुफ के बाद नदीम ने सरगोशी की। ये लैंड क्रूजर है माय डियर, मारूफ की ख्वाबगाह नहीं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर नदीम की तरफ देखा। मेरे दिल में चोट था, इसलिए मुझे नदीम की बात का नोटिस लेना पड़ा। एक सानियों को मेरे ज़हन में उसी शक ने सर उभारा था कि शायद मारूफ ने नदीम को सुबह की रोदात से आगाह कर दिया होगा, लेकिन फिर मैंने अपने शक की नफी कर दी। मारूफ को जिस जज्बाती कैफियत में छोड़कर आया था, उससे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो तस्वीर का कोई जिक्र जुबान तक लाएगी। और मुझे इल्म था कि नदीम और उसके तल्लुकात पुराने थे, लेकिन इसके बावजूद वो मारूफ से इस किस्म की तवक्का नहीं की जा सकती थी। सुना है कि आजकल तुम्हारे और मारूफ के दरमियान कुछ ज्यादा ही गाढ़ी छिन रही है। मैं इसे मजाक समझूं या रकाबत वहां होती है जहां संजीदगी से किसी को चाहा जाए। नदीम बड़ी ढटाई से बोला, मारूफ का मामला तो प्लेटफार्म वाकया वेस्टिंग रूम जैसा है जिसे बेहालत मजबूरी कुछ देर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने हैरत से कहा। क्यों, तुम्हें इस कदर तज्जब क्यों हो रहा है? अगर यही मामला था फिर तुमने उससे मेरा तारफ क्यों कराया? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी अफादियत पहलूदार होती हैं। नदीम ने मुस्कुराकर कहा, तारीख का शुमार भी तुम इसी फहरियत से कर सकते हो। उसकी जाती और निजी जिंदगी को दरमियान से निकाल दो तो वो इंतहाई कार आमद औरत है। ऊंची सोसाइटी में उसका एक मकाम है जिसे लोग बड़ी इज्जत और एहतराम की नजरों से देखते हैं। उसकी आंखों का इशारा हुकूमत की पेशानी पर आए हुए पल को भी पल भर में दूर करने की ताकत रखता है। वो सुलेमान शाह की बीवी है और सुलेमान शाह एक ऐसी कुव्वत है जिसे हुकूमत का अहम सतून भी कहा जाता है। होगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें मारूफ कैसे याद आ गई? मैंने संजीदगी से पूछा। मेरा ख्याल था कि मारूफ का जिक्र तुम्हारी वक्ती बोरियत को दूर कर देगा। क्या ऐसा नहीं हुआ? नदीम ने बड़ी सादगी से कहा। मैंने तलमलाकर जवाब दिया और फिर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। दूसरे रोज शाम को शाया होने वाले अखबारात ने मच्छेरों की बस्ती में होने वाले धमाकों को मुल्क दुश्मन अनासर के खाते में डाल दिया था, और ये कोई ऐसी तजुब खेज बात नहीं थी। पुलिस और दूसरी एजेंसियां अक्सर ऐसे सुनहरी मौकों की तलाश में रहती है जब वो किसी हादसे की आड़ लेकर अपने बहुत सारी केसेस उन हादसात के खाते में डाल देती हैं। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन अगर उसे किसी जाती दुश्मनी की बिना पर भी हलाक कर दिया जाए तो मुतअल्लिका थाने के बेहतरी केस मकतूल के सर मूंड कर जुराइम की मुतअद्दिद फाइलों को निपटा दिया जाता है, जबकि असली मुजरम और कातिल सीना ताने दंदनाते फिरते हैं और पुलिस या बाअसर लोग उनकी पुष्टबनाही करते रहते हैं। मैं इस वक्त दफ्तर से उठने की तैयारी कर रहा था जब नदीम शाम के 2-3 अखबार लिए ऑफिस में दाखिल हुआ और फिर हम दोनों ही कुछ रस्मी बातों के बाद अखबारात के मुताले में मसरूफ हो गए और उन झूठी सच्ची कहानियों को पढ़ने लगे जिनकी सदाकत से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल है इन खबरों के बारे में? नदीम ने कुछ देर बाद मुझसे पूछा। बोकस रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इन खबरों में किसी न किसी जाविये से पुलिस का हाथ जरूर शामिल है। मैंने वो बम धमाके महज तफरीहन नहीं कराए थे माय डियर, नदीम ने गहरी संजीदगी से कहा। रहीम बंगश को रिहा करने से पहले ही मेरे आदमी ने उसकी झोंपड़ी के अंदर एक कम ताकत वाला रिमोट कंट्रोल बम जमीन में दबा दिया था और दूसरा बम कदरे ताकतवर था जिसे बशीरा माची के होटल में एक खुफिया मुकाम पर रखा गया, इसलिए कि खसूसन रात के वक्त वो ज्यादातर अपने होटल पर ही मिलता था। लेकिन बशीरा माची, मुझे यकीन है कि उसे किसी न किसी तरह हमारी कार्रवाई की इत्तला मिल गई थी, चुनाचा वो मौका पाते ही फरार हो गया। दूसरी शक्ल में उसकी लाश हमारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जाए हादसा पर मिलनी जरूरी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रहीम बंगश, मैंने कहा कि हो सकता है कि उसने बशीरा माची के साथ हक्के नमक अदा करने की कोशिश की हो, लेकिन खुद अपने जाल में फंस कर मारा गया और बशीरा माची फरार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल हम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। वैसे मुझे यकीन है कि बोशन इस हादसे की इत्तला मिलने के बाद कांटों पर लौट रहा होगा। जरूरी नहीं, मैंने इख्तिलाफ किया। जिस शख्स को अपने साथियों की जिंदगी से ज्यादा अपना माल और दौलत
अजीज हो और बहुत सारे आदमी और रास्ते तलाश कर सकता है। तुम खान जाबर, बहराम, टाइगर और भगवान दास वगैरह की मौत को क्यों फरामोश कर रहे हो? उस मकान पर भी गौर किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी तक बशीरा माची के बारे में हैरान हूँ कि उसकी लाश ना होटल में मिली और ना झोंपड़ी में। नदीम ने खिलाफ में घूरते हुए कहा, और मेरे आदमियों की इतला के मुताबिक उसकी जाए रहायश बिल्कुल खाली ही मिली। फिर तो एक यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उसे हमारे ऑपरेशन की इतला मिल गई थी, लेकिन मेरे आदमी इसकी तरफ से गाफिल नहीं थे। नदीम ने संजीदगी से कहा, होटल से रवानगी के बाद वह सीधा अपनी झोंपड़ी में गया था, जिसकी निगरानी मेरे आदमी कर रहे थे, मगर धमाके के बाद भी उसे बाहर निकलते नहीं देखा गया। मछेरों की बस्ती में बशीरा माची की मलकियत वही एक झोंपड़ी नहीं थी, और भी कई मकानात हैं जहां वो रात गुजारने का आदी था। हो सकता है कि झोंपड़ी के अंदर कोई चोर रास्ता ऐसा मौजूद हो जो हमारे आदमियों की नजर में ना आ सका हो। बहरहाल मैं नहीं समझता कि अब बोशन दोबारा उसके जरिए अपने नाजायज तजारत का रिस्क लेगा। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। बोशन जैसे कमीना खसरत लोग ऐसे मामलात में ना सिर्फ अपने साए से मोहतात रहते हैं, बल्कि अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते। एक बात और भी हो सकती है, नदीम मुझे अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा। हो सकता है कि तुम्हारी कालका रानी की पुरइसरार और गंदी कुव्वत बोशन की पुष्ट पनाही कर रही हो। मैंने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। लेडी मक्कलानस ने भी इसी ज़माने में मुझे मोहतात रहने का मशवरा दिया था, और मेरे ज़हन में एक बार फिर लेडी मक्कलानस और कालका की शख्सियतें आपस में गुडमुड होने लगी, और फिर फोन की घंटी ने मेरे ख्यालात का शहरादा मुंतशिर कर दिया। हेलो, शहबाज स्पीकिंग, मैंने रसूल उठाकर माउथपीस में कहा, और फिर दूसरी जन्म से जो आवाज सुनाई दी उसे सुनकर मैं चौंके बगैर न रह सका। वो बशीरा माची की आवाज थी, और मैंने उसके लबो लहजे को पहचानने में गलती नहीं की। शहबाज खान, बशीरा माची ने सर्द लहजे में कहा, तुमने हमारी बस्ती में धमाके करके अच्छा नहीं किया। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा बच गए। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया, और मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था, वरना तुम्हें उस वक्त भी गोली का निशाना बनाया जा सकता जब तुम अपने होटल में मौजूद थे। बकवास मत करो, वो गुर्राया। अगर ये बात थी तो फिर तुम्हारे शिकारी कुत्ते लाशों के दरमियान मुझे किस लिए तलाश कर रहे थे? महज ये देखने की खातर कि कहीं तुमने खुफिया रास्ते से फरार होने में देर तो नहीं लगाई। समझा, रहीम बंगश ने शायद हमारी तवक्का से ज्यादा गद्दारी का सबूत दिया था। क्या तुम इस बात का शुक्रिया अदा नहीं करोगे कि हमने तुम्हें ललकार कर मारने की खातर फरार होने का मौका फराहम किया? मैंने बेपरवाही से कहा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे इस कर्ज को बहुत जल्द अदा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि तुमने बस्ती के बेगुनाह लोगों को भी मारने की हमाकत की थी। तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, और मेरे पास तुम्हारे लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी दोनों को सिसका सिसका कर अजियतनाक मौत मारूंगा। नदीम ने मुझसे इशारे से दरियाफ्त किया कि वो फोन किसका है, और मैंने एक कागज पर बशीरा माची लिखकर नदीम की तरफ बढ़ा दिया, और फिर माउथ में पीस में बोला, दिन में ख्वाब देखने वाले हमेशा अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी जवाब का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा। वैसे एक बात तुम्हारी गोश गुजार दूं कि तुमने रहीम बंगश के जरिए जो माल हमारे लिए भिजवाया था, हमें उसकी इतला पहले ही मिल चुकी थी। चहक लो शहबाज खान, बशीरा माची ने सफाक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन तुम्हें शायद बशीरा माची के बारे में ज्यादा इल्म नहीं, और मेरे लिए सिर्फ यही जान लेना काफी है कि तुम बोशन जोसेफ के कमीशन एजेंट हो, लेकिन शायद तुम दूर अंदेशी के तकादों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, वरना तुम्हें राजन की मौत। फिक्र मत करो, अब मेरे लिए ये काम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि मैं तुमको और तुम्हारे दोस्त को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूं। क्या सिर्फ यही इतला देने की खातिर फोन किया था? एक बात और याद रखना, अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बशीरा के कैद से महफूज ना रख सकेगी। दूसरी जन्म से सफाक लहजे में कहा गया। उसके साथ ही सिलसिला मुंतके कर दिया गया। क्या बकवास कर रहा था? नदीम ने बेपरवाही से पूछा, और हमें अपने आताब से डराने की कोशिश कर रहा था। खुश फहमी का शिकार है, नदीम ने संजीदगी से कहा। वो ज्यादा देर तक मेरे आदमियों की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकेगा। बोशन के सिलसिले में अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शतरंज के खेल में बादशाह की कुव्वत कमजोर करने की खातिर
पहले प्यादों और फिर वजीर को रास्ते से हटाना पड़ता है, नदीम ने जवाब दिया, और बोशन हमारा आखिरी शिकार होगा। और अगर उससे बेशतर उसने हमारे मोहरे पीटना शुरू कर दिए तो जंग में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हमने एक लंबा रास्ता इख्तियार करके किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। क्या मतलब? हमें रहीम बंगश को आजाद नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने संजीदगी से कहा। बशीरा माची ज्यादा अहम था, हम उसे पहले ही शिकार कर लेते तो ज्यादा मुनासिब रहता। ऐसी सूरत में तो अब बशीरा के मुकाबले में बोशन की शख्सियत हमारे लिए ज्यादा अहम है। मैं इसी बात पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना बता देना जरूरी समझता हूँ कि बोशन तुम्हारे लिए तारने वाला नहीं साबित होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब उसने अपने हिफाजती इंतजामात और सख्त कर दिए हैं। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, हमको सिर्फ अमल करने से गर्द होनी चाहिए। आई विश यू गुड लक, नदीम ने उठते हुए कहा और फिर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। मैं नदीम की प्लानिंग से किसी तौर मुतफिक नहीं था। उसने बशीरा माची को जख्मी करके हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बना दिया। लेडी मकलानस ने कहा था कि कालका बोशन के सिलसिले में मेरे साथ दोगली चाल चल सकती है और हो सकता है कि उसी की गंदी कुव्वत ने किसी तरह बशीरा माची को आने वाले खतरे से आगाह कर दिया हो। कालका के नाम के साथ ही मुझे वो मंजर भी याद आ गया जब मैंने लेडी मकलानस को खतरनाक सांपों की बंदिश में बेबस देखा था। कालका और लेडी मकलानस की पुरइसरार कुव्वतें मेरे लिए मुअम्मा बनती जा रही थीं और ये तय करना मेरे लिए अब मुश्किल था कि उन दोनों में से कौन मेरा हमदर्द है और कौन दुश्मन। मेरा जाती ख्याल अब भी यही था कि अगर किसी तरह बोशन को ठिकाने लगा दिया जाता तो सारी कहानी खत्म हो सकती थी। लेकिन नदीम के अलावा कालका और लेडी मकलानस ने भी अलग अलग मुझसे यही कहा था कि अभी मेरा बोशन से टकराना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मेरा हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना भी मुनासिब नहीं था। मौत और जिंदगी के दरमियान बस एक सांस का रिश्ता होता है जो किसी वक्त भी टूट सकता है। और मेरे लिए मादी की हौलनाक बातें इतनी कर्बनाक थीं जो किसी फांस की मानत अंदर ही अंदर मेरे वजूद में चुभती रहती थीं और मैं मरने से पहले इस फांस को निकालना चाहता था, वरना हसरते दिल की दिल में ही रह जाती। मैं अभी बोशन को ठिकाने लगाने की खातिर कोई आखिरी फैसला कर ही रहा था कि फोन की घंटी की आवाज ने मेरे ख्यालात का शिरादा मुंतशिर कर दिया और मैंने तीसरी घंटी के बाद रसूल उठाते हुए कहा, शहबाज स्पीकिंग। मैं सराज बोल रहा हूँ। ओह, मैंने कदरे तंजिया अंदाज में कहा, क्या मछेरों की बस्ती में होने वाली रिपोर्टिंग में भी पुलिस मेरी जात पर शुबा कर रही है? जो कुछ हुआ है वो अच्छा ही हुआ, सराज ने संजीदगी से कहा। उस बस्ती में तखरीबी और मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन बशीरा माची का बच निकलना अच्छा नहीं हुआ। फिर इस सिलसिले में मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि आप अभी तक मुझसे खफा हैं। मुझे अभी इसी शहर में रहना है और कारोबार भी करना है, इसलिए मैं दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने का मखमल नहीं हो सकता। आप इस वक्त दफ्तर में क्या कर रहे हैं? मैं समझा नहीं कि अपने दफ्तर में देर तक बैठना भी कोई जुर्म है। मैंने इस वक्त आपको एक खास मकसद से फोन किया था, सराज ने मेरी जवाब का नजरअंदाज करते हुए कहा। आपको कत्ल करने के लिए एक बार फिर तागूती कुव्वत अपना सर उभार रही है। कोई अहम तला? मैं संभल कर बैठ गया। अभी कुछ देर बेशतर मुझे किसी ने बशीरा माची के नाम से फोन किया था। हो सकता है कि किसी और की बजाय खुद बशीरा ने ऐसा किया हो, सराज ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। उसने चैलेंज किया है कि आज आप घर तक जिंदा नहीं पहुंच सकेंगे। गोया आपका मशवरा है कि मैं दफ्तर से उठने से बेशतर अपने तज्जियो तकफीन का बंदोबस्त कर लूं। जो फोन मुझे किया गया है वो बराह रास्त आपको भी किया जा सकता था। मुमकिन है उसने अपने आप को कबल अज वक्त मेरे जनाजे में शिरकत की दावत देने की कोशिश की हो। मिस्टर शहबाज, कि आप कुछ देर के लिए संजीदा नहीं हो सकते? आपने कुछ तागूती कुव्वतों का हवाला दिया है। मैं संजीदा हो गया। फिर यह बशीरा माची दरमियान में कहां से आ गया? बशीरा माची के फोन के बाद किसी खातून ने मुझे फोन करके बशीरा की धमकी की तस्दीक की थी। हो सकता है कि मुझे गलत इत्तला मिली हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उस औरत की आवाज पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। वो औरत बशीरा माची की कोई महबूबा भी हो सकती है। उस औरत ने दावा किया है कि आप दफ्तर से बाहर निकलने से बेशतर ही उनका शिकार बन जाएंगे।
फिर आपका क्या मशवरा है? क्या मैं आर्जी तौर पर दफ्तर में ही क्याम पजीर रहूं? मैं 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप उस वक्त तक दफ्तर से उठने से गुरेज करें तो मुनासिब होगा। आप भूल रहे हैं कि आप आजकल छुट्टी पर हैं, उसके बावजूद मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। उस जुमले के साथ ही दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया। मैंने रसूल वापस क्रेडल पर रखा और संजीदगी से सिराज की फराहम करदा इतला पर गौर करने लगा। कुछ देर बेशतर नदीम की मौजूदगी में भी बशीरा ने मुझे अज़ियतनाक हालात से 2-4 कर देने की धमकी दी थी, लेकिन उसे सिराज को दरमियान में लाने की क्या जरूरत थी? वो औरत कौन थी जिसने सिराज को फोन किया और सिराज ने खास तौर पर तागूती कुव्वतों का हवाला क्यों दिया? और मेरे ज़हन में मुतअद्दिद सवालात उभर रहे थे। बहरहाल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में कोई हर्ज भी नहीं था और मैंने गार्ड को अंदर बुलाकर संजीदगी से कहा, तुम्हें इस वक्त बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। अपने दूसरे साथियों को भी इतला कर दो कि बगैर मेरी इजाजत के किसी को मेरे दफ्तर में आने की इजाजत ना दी जाए, खवा वो कोई भी हो। क्या कोई खतरे की बात है साहब? गार्ड ने बड़े फरमाबरदारी से दरियाफ्त किया। हो भी सकती है। मैंने अपने हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा और फिर इंटरकॉम उठाकर वारसी से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे इंटरकॉम का रसूल मेरे हाथ से छूटते छूटते रह गया। दूसरी जानब से मुझे वारसी की बजाय किसी औरत की आवाज सुनाई दी। मेरे लिए कोई हुक्म? यस सर। और मेरे दफ्तर की कोई खातून मुलाजम नहीं थी। फिर भी मैंने थकमाना लहजे में कहा, वारसी कहाँ है? अभी कुछ देर बेशतर मुझसे मजे मजे की बातें कर रहा था, लेकिन अब वो फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा है, शायद बेहोश हो गया है। तुम कौन हो? मैंने होंठ चबाते हुए कहा। उसके साथ ही अपना ऑटोमेटिक निकाल कर खुली दराज में रख लिया ताकि बवक्ते जरूरत उसे इस्तेमाल किया जा सके। मैंने सिराज की बातों को मजाक समझा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि शायद खतरा मेरे दफ्तर के अंदर मौजूद है। एक खूबसूरत औरत हूं जो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन वारसी ने मुझे मना किया। उसके साथ ही एक गार्ड मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया गया, लेकिन ना जाने क्या बात है कि इस वक्त वो दोनों ही फर्श पर बेहसो हरकत पड़े हैं। शायद वो तुम्हारे हुस्न की ताब ना ला सके होंगे। मैंने खुद को बेपरवाह ज़ाहिर करने की कोशिश की। तुम्हारे ऑफिस के बाहर इस वक्त 3 मसला गार्ड पोजीशन संभाले बैठे हैं और मेरा मशवरा है कि तुम उनको बुलाकर ताकीद कर दो कि वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करें, वरना उनका अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। तुम्हें वारसी से उलझने की क्या जरूरत थी? क्या बराह रास्त मेरे ऑफिस में नहीं आ सकती थी? पहले मैंने यही सोचा था, लेकिन फिर प्रोटोकॉल कोल का ख्याल आ गया। वो इस्तहज़ाइया अंदाज में बोली और फिर रसूल रखने की मध्यम आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने ऑटोमेटिक उठाकर अपनी गोद में रख लिया और कुर्सी को मेज से और करीब कर लिया ताकि ऑफिस में दाखिल होने वाली कोई शख्सियत उसे देख ना सके। मेरा जहन तेजी से आने वाले खतरे के बारे में सोच रहा था और फिर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे ऑफिस में जो औरत दाखिल हुई वो बिलाशुबा हसीन कहलाने की मुस्तहिक थी। उसका नाजुक अंदाम जिस्म चलते में इस तरह लचक रहा था जैसे फूलों से लदी कोई शाख तेज हवा के लपेटे में आ गई हो। वो सरतापे हुस्न का एक मुजस्मा थी जिसकी तख्लीके कार ने उसे तराशने खराशने के बाद उसके अंदर रूह फूंक दी हो। उसके जिस्मानी नशीबो फराद इस कदर दिलकश और खूबसूरत थे कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल था। उनकी खूबसूरत और कुशादा पेशानी पर सुर्ख रंग की शोक बिंदिया इस बात की तर्जमानी कर रही थी कि वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, और मेरी नजरें उसके हसीन सरापे पर जैसे जम कर रह गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मेरे सामने आकर बड़े दिलकश अंदाज में अपने बदन को समेट कर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके गुलाबी होंठों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट खेल रही थी और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि वो मेरे ऑफिस के अंदर किस तरह आ गई, जबकि मैंने अपने गार्ड को सख्ती से हदायत दी कि किसी को अंदर आने की इजाजत ना दी जाए। क्या सोच रहे हो शहबाज खान? वो मुतरन्नम आवाज में बोली। क्या तुमने मेरे ऑफिस के गार्ड्स को भी? नहीं, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। मैंने सिर्फ कुछ देर के लिए उनकी निगाहों के सामने पर्दा खींच दिया था। वारसी के बारे में परेशान मत हो, वो तेजी से बोला। वो अभी जिंदा है। तुम? मैं साधना हूँ, वो एक सर्द आवाज भरकर बोली। तुम शायद मुझसे वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ।
क्या तुम इसरार से भी वाकिफ हो? मैंने कुछ सोच कर दरियाफ्त किया। हाँ, उसके लहजे में यकलक तब्दीली आ गई। अभी कुछ देर पहले ही मैंने ही उसे फोन किया था। सराज का कहना है कि वो तुम्हारी आवाज पहले भी कहीं सुन चुका है। मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया। वो अभी यहाँ आने वाला है, उसी से पूछ लेना। बशीरा माची से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वही जो तुम्हारा माँ रुख से है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्यों, क्या तुम इससे इनकार कर सकोगे? यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे लहजे में तुर्शी आ गई। तुम्हें मौत के घाट उतारना, वो संग दिली से बोली। बशीरा की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मैंने बेपरवाही से कहा, इंतजार किस बात का है? अगर तुम मुझसे एक सौदा करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। गोया तुम बशीरा के साथ गद्दारी भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो होंठ काटते हुए बोली, तुम्हें बोशन को मारना होगा। तुम शायद भूल रही हो कि बशीरा भी बोशन ही का एक कारिंदा है। ठीक उसी वक्त सिराज कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन साधना से निगाहें चार करने के बाद वो पत्थर के किसी बेजान मुजस्मे की तरह अपनी जगह साकत हो गया। ये तमाशा मेरे लिए दिलचस्प भी था और हैरत अंगेज भी। और फिर मेरे ज़हन में एक ही नाम उभरा, कालका। वो इस किस्म के चमत्कार दिखाने में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। मैं उसे कई रूप में देख चुका था। इस वक्त भी वो शायद इसी ने साधना का समांग रचा रखा था। और मुझे मालूम है कि बशीरा बोशन के लिए नाजायज तिजारत का धंधा करता था। साधना ने सरार से नजर हटाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, और मैंने उसे कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उस पर जो मुसीबत आई है वो भी बोशन की वजह से आई, इसलिए कि मैं बोशन को माफ नहीं कर सकती। हैरत की बात है कि तुम काली कुव्वतों की मालिक होने के बाद भी बजाते खुद बोशन को ठिकाने नहीं लगा सकती। उसकी भी एक वजह है, साधना की आंखों में खून उतर आया। जिसके साथ मेरे शरीर का बंधन रह चुका हो, मैं उसे मार नहीं सकती। तुम शायद मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैंने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। एक तरफ तुमने बोशन के साथ ताल्लुकात भी रखे और आप उसी को मारना भी चाहती हो। मेरे इख्तियार में होता तो मैं बशीरा को भी माफ ना करती, इसलिए कि उस हरामजादे ने भी मेरे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन उसने मेरे ऊपर एक एहसान भी किया था। साधना ने सर्द आवाज में कहा, उसने मुझे बोशन की कैद से आजाद कराया था, या यूं समझो कि बोशन ने मुझे इनाम के तौर पर बशीरा की गोद में डाल दिया। बहरहाल अगर मैं बोशन की कैद से आजाद ना होती तो शायद उसके पालतू कुत्ते मरते दम तक मेरी हड्डियों को झंझोड़ते रहते। और मैंने एक बार फिर सिराज की सिमत देखा। अभी तक वो उसी पोजीशन में था कि उसकी एक टांग बदस्तूर फिजा में मुअल्लक थी और दोनों हाथ दाएं बाएं फैले थे, और उसकी बज़ाहिर पत्थराई हुई निगाहें साधना पर ही मरकूज थी। घबराओ मत, मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है, और जब तक मैं ना चाहूं ये उसी सूरत में खड़ा रहेगा। बशीरा ने सिराज को फोन करके चैलेंज किया था कि मैं आज दफ्तर से उठकर जिंदा घर वापस नहीं पहुंच सकूंगा। तुमने उसकी तस्दीक भी की थी। हाँ, वो मुझे अजीब वहशतनाक नजरों से घूरते हुए बोली, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं या बशीरा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं समझा नहीं। तुम्हारे दोस्त की तरह मैंने आपस में दाखिल होने के बाद तुम्हें भी हिप्नोटाइज करना चाहा था, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारे चारों तरफ मुझे एक ऐसी दीवार नजर आ रही है जिसे फलांगना मेरे इख्तियार से बाहर है। कुछ देर में बशीरा माची भी यहाँ पहुंचने वाला है। वो तुम्हारे खून का प्यासा है, लेकिन शायद वो भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। साधना की बात खत्म होते ही बशीरा अपने दो मसला साथियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सराज को देखकर वो एक लम्हे के लिए ठंका था, मगर दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर एक फाकातलाना मुस्कुराहट फैल गई। वो साधना की तरफ तवज्जो दिए बगैर मुझसे बड़े जख्मी लहजे में मुखातब हुआ, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बढ़ सकोगे, लेकिन तुम्हारे उस दोस्त का क्या हुआ? उसका जवाब तुम अपनी साधना से भी पूछ सकते हो। साधना? बशीरा चौंका। क्या वो भी यहाँ आई थी? और बशीरा के इस सवाल पर मुझे एहसास हुआ कि वो साधना को देखने से कासर था, हालांकि वो अभी तक कुर्सी पर बैठी हों चिबा रही थी। हाँ, कुछ देर पहले वो आई थी। क्या कहा था उसने तुमसे? बशीरा किसी जख्मी दरिंदे की मानद तड़प कर बोला। उसने सिर्फ यही कहा था कि तुमने मुझे मौत की घाट उतारने का जो ख्वाब देखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। ख्याल है तुम्हारा, अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई ताकत नहीं बचा सकती। तुमने मुझे छेड़कर अपनी मौत को ही दावत दी है। बशीरा, मैंने उसे सख्त लहजे में मुखातब किया, क्या तुम यहाँ से खुद अपनी टांगों पर चलकर जाना पसंद करोगे, या मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपने मुलाजमों के जरिए उठवा कर बाहर सड़क पर फिकवा दूं?
जवाब में उसने रिवॉल्वर उठाकर मुझे निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्वर एक झटके से उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसके साथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही तमाशा हुआ। बशीरा, साधना ने बड़ी हकारत से कहा, अपने साथियों को लेकर वापस चला जा, फिलहाल तेरे लिए यही बेहतर होगा। और फिर उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने बशीरा और उसके साथियों को रोबोट की तरह पलट कर बाहर जाते देखा। सराज की कैफियत में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई। मेरे पास वक्त कम है, वो मुझसे मुखातब होकर बोली, क्या तुम भोशन के सिलसिले में मुझसे सौदा करने पर तैयार हो? तुम सौदा ना करो, जब भी मैं भोशन को माफ ना करूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। उसका लहजा बड़ा खुश्क था। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, तुम्हारी मर्जी, वो एक अदा से उठते हुए बोली, लेकिन काम बड़ी एहतियाती से करना। भोशन ने अपनी हिफाजत के लिए आजकल सादा लिबास वालों की पूरी फौज मुकर्रर कर रखी है। ये बात तुम साधना का रूप इख्तियार करने की बजाय कालका के असली रूप में भी कह सकती थी। मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। कालका? साधना ने हैरत से पूछा, ये कौन है? मेरे सपनों की रानी जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो बदस्तूर बेहद संजीदगी से बोली। मैं कालका नहीं हूँ, साधना भी मेरा असली नाम नहीं है। फिर कौन हो तुम? भोशन की आरती उठने दो, फिर मैं भी तुम्हें यह बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। वो हाथ मसलते हुए बोली, फिलहाल ये समझ लो कि मैं भी किसी और के शरीर में एक भड़कती हुई रूह हूँ। फिर कबल इसके मैं कोई सवाल करता, वो मेरी नजरों से उजल हो गई। उसके गायब होते ही सराज हरकत में आ गया। क्या बशीरा, माची या उसके आदमियों ने आपको दोबारा भी फोन किया था? उसने मुझसे सवाल किया। जी हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी कुछ देर पहले उसने मुझे फोन करके कहा था कि चंद नागज़िर वजूह की बिना पर उसने फिलहाल मेरी मौत का प्रोग्राम मुअक्खर कर दिया है। सराज ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे मेरी सही दिमागी पर शुबा हो रहा हो। मैं घर जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो करीम मुझे खिलाफ तवक्का कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आया। मैं नदीम की ज़बान उसकी असलियत मालूम कर चुका था। हो सकता था कि नदीम ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया हो। गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर निकली तो मैंने करीम की मुस्तकिल खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इस कदर चुप क्यों हो? मैंने ठीक 7 बजे अपने एक दोस्त को मिलने का वक्त दिया था, लेकिन इस वक्त तो 7:15 बज रहे हैं। मैंने दस्ती घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से कोई टैक्सी पकड़ कर चले जाओ, गाड़ी मैं ड्राइवर कर लूंगा। मुझे इसकी इजाजत नहीं है साहब। क्या मतलब? नदीम साहब के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। उन्होंने बड़ी सख्ती से ताकीद की थी कि आपको 1 मिनट के लिए भी तनहा ना छोड़ा जाए। फिक्र मत करो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। और नदीम ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या ये भी बता दिया कि खूबसूरत लड़कियों के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही नदीदा वाकया हुआ हूँ? क्या कहना चाह रहे हो? मैंने जिसको 7 बजे का टाइम दिया था वो भी एक लड़की ही है। क्या मिलने का प्रोग्राम तय हुआ था? वो जगह हमारे लिए भी काम आएगी। वो हचकिचाकर बोला, अगर आप इजाजत दें तो। क्या वो तुम्हें मेरे साथ देखकर नाराज नहीं होगी? मैंने कदरे बेतकल्फी से कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको मेरे साथ देखकर तो उसकी बातें खुशी से खिल उठेंगी। क्या मतलब? मैंने पूछा। कबल अज वक्त बता दिया तो मजा करकरा हो जाएगा साहब, वो दबी जबान में मगर बेहद संजीदगी से बोला। दरअसल वो किसी तरह आपको भी जानती है। उसने कहा भी था कि अगर मैं आपको साथ लाऊं तो उससे ज्यादा मुसर्रत हासिल होगी। तुमने मेरे बारे में गलत राय कायम की है। मैं यकलक संजीदा हो गया। मेरा वो टाइप नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लेकिन नदीम साहब ने तो मुझे यही बताया था कि आप शिकार के बहुत शौकीन हैं, सिर्फ जानवरों की हद तक। उस खूबसूरत हसीना ने भी एक अदद जानवर पाल रखा है जिसे देखकर आपके शिकार खेलने की हिस्स बेदार हो जाएगी। मुझे पालतू जानवरों का शिकार खेलने का भी कोई शौक नहीं है। वो पालतू नहीं, जंगली जानवर है साहब, करीम बेपरवाही से बोला। उसकी देखभाल के लिए कई बंदरों को तैनात किया गया है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैंने करीम से वजाहत तलब की। नदीम ने मुझे बताया था कि करीम औरतों के मामले में बहुत टेढ़ी खीर वाकया हुआ है। उसका सबसे दिलचस्प मसला अपनी सेहत बनाना था। उस 50,000 की रकम की तरफ जो उस वक्त भी रद्दी कागज के टुकड़ों की तरह मेरी जेब के कूड़ेदान में पड़ी है, करीम ने जवाब दिया। मुझे ये रकम उसी खूबसूरत लड़की ने फराहम की है जिसे मैं आपके दफ्तर के बाहर सड़क पर मशकूक अंदाज में मंडलाता देखकर
किसी फिल्मी हीरो की तरह उस पर रेशा खत्मी हो गया था। शायद वो चाहती भी यही थी। और फिर मैं जब उसे साथ लेकर एक करीबी होटल के फैमिली रूम में गया तो उसने बेतकल्फी से ये रकम मेरी जेब में डाल दी। जो काम उसने मुझे सौंपा है वो किसी ऐसी मुश्किल में ही नहीं है। चुनाचा मैंने खुशी खुशी उसकी पेशकश कबूल कर ली। उसने ये वादा भी किया है कि अगर आपने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया तो वो मुझे उससे अच्छी मुलाजमत दिला देगी। करीम की गुफ्तगू मैंने खेल थी और मेरे दिल की गहराइयों में खतरे की घंटी बजने लगी। मुझे मालूम था कि करीम नदीम का आदमी था और नदीम के आदमी किसी कीमत पर भी अपनी वफादारियां बदलने के आदी नहीं थे। एक लम्हे तक मैं उसकी बातों पर गौर करता रहा और फिर मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही नाम उभरा, बोशन जोसेफ। वो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और मेरी जिंदगी का सौदा करने के लिए वो 50,000 तो क्या 50 लाख की भी खर्च करने पर आमादा हो सकता था। तुम्हारा इशारा किस जानवर की तरफ है? वो 2 पाँव का कोई खतरनाक दरिंदा तो नहीं है? जी हाँ, बोशन जोसेफ, मैंने हौं चबाते हुए पूछा। शतरंज के खेल में पहले वजीर को घेरा जाता है, बादशाह का नंबर बाद में आता है। बशीरा माछी, मुझे अचानक सरात की बात याद आ गई। बशीरा माछी ने उसे फोन करके यही कहा था कि मैं घर पहुंचने से बेशतर ही दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना कर दिया जाऊंगा। बाद में किसी लड़की या औरत ने भी उसकी तस्दीक की और सराज ने उस बात पर भी शक का इजहार किया कि वो औरत की आवाज को पहले भी कहीं सुन चुका है। बाद में साधना और बशीरा के मेरे दफ्तर में आमद ने मुझे चौंका दिया था। मुझे यकीन था कि बोशन के बाद आपके ज़हन में बशीरा जैसे ज़र खरीद कुत्ते का ही तस्वर उभरेगा। और वो औरत कौन थी जिसने तुम्हें खरीदने की कोशिश की? क्या तुमने उसे पहले भी कहीं देखा है? जी हाँ, करीम ने संजीदगी से जवाब दिया। शुरू में उसने नदीम साहब के कसीनो में भी 2-3 रोज अपने रक्स का मुजाहरा किया था और फिर दौलत की लालच उसे एक और नाइट क्लब की तरफ खींच कर ले गई। क्या उसको इल्म नहीं है कि तुम नदीम के अपने आदमी हो? मोटी सी बात है जनाब, अगर उसे इस बात का इल्म होता तो वह मुझे शीशे में उतारने की हमाकत कभी ना करती। क्या तुमने नदीम को भी इस खतरे से आगाह कर दिया? मैंने तेजी से पूछा। बशीरा माची का नाम सुनते ही मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई थी। फजलू और रहीम बंगश के बाद बशीरा माची की लाश का तोहफा बोशन के लिए जलती पर पेट्रोल के ऐन मुतरादफ होता और मैं चाहता भी यही था कि बोशन को ललकार कर मारा जाए। मैंने किसी को इतला नहीं दी, लेकिन मुझे यकीन है कि नदीम साहब को अपने ज़राए से कम इस बात की इतला जरूर मिल गई होगी कि मैं उस बदनाम और आवारा डांसर से मिल चुका हूँ। वो मेरी आदतों से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने भी किसी खतरे की बू जरूर महसूस कर ली होगी। वो औरत हमें कहाँ मिलेगी? रेड क्रॉस की इमारत के सामने। और कुछ देर बाद ही करीम ने गाड़ी रेड क्रॉस बिल्डिंग के सामने पार्क कर दी और मैं पूरी तरह मुहताज था। पूर्वो जवार में मुझे ऐसी कोई औरत नजर नहीं आई जिस पर डांसर होने का शुबा किया जा सकता, लेकिन मुझे ज्यादा देर उसका इंतजार भी नहीं करना पड़ा। वो एक खुशपोश, हसीन और गुठे हुए मगर लोचदार जिस्म की मालिक थी। गाड़ी के करीब आकर उसने बड़ी कामयाब अदाकारी की थी और मुझे देखकर इस तरह चौंकी जैसे उसे मेरे करीम का साथ आना अच्छा नहीं लगा था। ये और बात है कि अपने शिकार को जाल में फंसता देखकर वो अंदर ही अंदर मसरूर हो रही थी। आपकी तारीफ, उसने करीम से मेरे बारे में दरियाफ्त किया। साहब है मेरे, मैं इन्हीं के फर्म में मुलाजम हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तन्हा आने को कहा था। वो रूठे हुए अंदाज में बोली। ज्यादा भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है। परेशान मत हो, करीम ने दबी जुबान में कहा। मेरा साहब भी मेरी ही तरह शौकीन वाक़या हुआ है, मगर ये बात अब नखरे मत दिखाओ। करीम ने अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, चलो बैठो गाड़ी में। वो एक साने को झटकी और फिर दूसरी तरफ से आकर करीम के साथ अगली सीट पर बैठ गई और कुछ देर खामोशी रही। तो फिर मैंने बड़ी बेतकल्फी से उसे मुखातब किया, क्या मैं आपका खूबसूरत नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? फ्लोर नाइट एंगल, वो आहिस्ता से बोली। मैं आपको एक बार पहले भी मकामी नाइट क्लब में देख चुका हूँ। मैंने उसे किसी ओबाज शख्स का अंदाज इख्तियार किया। उस रात में आपका से मिलना चाहता था, लेकिन डांस के बाद आप मेकअप रूम में चली गई थी और क्लब के मैनेजर ने कहा कि मेकअप रूम में आप किसी से मिलना पसंद नहीं करती। ठीक कहा था उसने, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैं अजनबियों से ज्यादा बेतकल्लफ होना पसंद नहीं करती। क्या मेरे सिलसिले में कोई रियायत नहीं हो सकती? मैंने बहकने की अदाकारी की। सोच कर जवाब दूंगी, वो मुस्कुरा दी।
इस वक्त चलना कहाँ है? करीम ने लड़की से पूछा जिसने अपना नाम फ्लोरा बनाया था। मिसिस शुराबा अपार्टमेंट्स, आजकल वो वही मुकीम हूँ। खूबसूरत जगह है, बिल्कुल तुम्हारे ही तरह। करीम ने मुस्कुराकर बेतकल्फी से कहा और फिर गाड़ी का रुख साहली इलाके की जानब मोड़ दिया, जहां बेशुमार खूबसूरत अपार्टमेंट्स और बंगले बने हुए थे और कोई दरमियानी तबके का आदमी वहां रिहाइश के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हमें अपनी मतलूबा जगह पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो एक 2 मंजिला खूबसूरत बंगला था जो बज़ाहिर गैर आबाद नजर आया। करीम ने फ्लोरा के कहने पर नीचे उतरकर बंगले का फाटक खोला और फिर गाड़ी अंदर ले जाकर पोर्टिको में खड़ी कर दी। कि आप यहाँ बिल्कुल तन्हा रहती हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि कोई नौकर चाकर तो जरूर होगा। एक बूढ़ा कुक है जो जरा ऊंचा सुनता है। फ्लोरा और दरवाजा खोलकर नीचे उतरी और उसके साथ ही करीम और फिर मैं भी गाड़ी से बाहर आ गया। फ्लोरा ने अपने पर्स से चाबी निकालकर सदर दरवाजे को खोला। बज़ाहिर वो यही तासुर देना चाहती थी कि बंगले में उसके और बूढ़े खानसामे के सिवा और कोई नहीं रहता। फ्लोरा के साथ साथ हम भी अंदर दाखिल हुए। हमारे अंदर दाखिल होते ही किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया और मैंने पलट कर देखा तो एक गनमैन जिसने अपने चेहरे पर डाटा बांध रखा था वहां पहले से तैनात था। उसकी निगाहों से सफाकी झलक रही थी। ये कौन है? मैंने फ्लोरा से दरियाफ्त किया। मेरा बॉडीगार्ड, लेकिन बेचारा गूंगा है, सिर्फ इशारों की जुबान समझता है। फ्लोरा ने मुझे मैंने-खेज नजरों से देखा और मेरे एक इशारे पर मैगजीन की सारी गोलियां आपके जिस्म में उतार सकता है। ऐसे खौफनाक और खतरनाक माहौल में तो बड़े बड़े आशिकों के दिल भी दहल कर रह जाते होंगे। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। जहां बशीरा मौजूद हो वहां बड़े बड़े सूरमाओं का भी पेशाब खता हो जाता है। और मैंने आवाज की जानब चौंक कर कुशित की जानब देखा, जहां बशीरा माची एक अजीबोगरीब साखत का पिस्तौल लिए मेरे सामने सीना ताने खड़ा था। और मैंने पलट कर करीम को घूरा। तो तुमने मेरे साथ गद्दारी की है? गद्दारी नहीं, सौदा। करीम ने भी अपना रिवाल्वर बगली होलिस्टर से निकालते हुए बड़ी हकारत से कहा। मुझे तुम्हारी वो गाली अच्छी तरह याद है जो तुमने 2-3 रोज पहले मुझे एक मामूली सी गलती पर दी थी। किसी को इस तरह अंधेरे में घेर कर मारना मर्दानगी नहीं होती। मैंने झल्लाकर जवाब दिया। तुमने और तुम्हारे दोस्त ने भी रहीम बंगश के जरिए धोखे से घेर कर मारने की कोशिश की थी। बशीरा माची सर्द लहजे में कहा, क्या तुम अपनी हरकत को मर्दानगी कह सकते हो? और मेरा ख्याल है कि अब इस किस्से को तूल देने की बजाय जितनी जल्दी निपटा दिया जाए उतना हमारे लिए बेहतर होगा। फ्लोरा ने बशीरा माची से कहा। क्यों? क्या तुम किसी बात से खौफजदा हो? बात खौफ की नहीं, एहतियात की है। नहीं, बशीरा माची ने मुझे घूरते हुए कहा। मैं इसे चूहे और बिल्ली वाले दिलचस्प खेल के जरिए अजीतें देकर मारना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम सिर्फ रेफरी के फराइज अंजाम दो बशीरा, करीम ने सर्द लहजे में कहा। पहले मैं इसे मर्दानगी के मायने समझाने की कोशिश करूंगा। गुड, ये खेल भी मेरे लिए दिलचस्प होगा। बाकी लोगों को भी इसी कमरे में बुला लाओ। इस किस्म के मुकाबले उसी वक्त ज्यादा मजा देते हैं जब उसे देखने वालों की तादाद भी ज्यादा हो। जवाब में बशीरा माची ने ताली बजाई तो बाकी 3 गनमैन जो दूसरे कमरे में मौजूद थे हमारे सामने आ गए। मैं इस वक्त 5 मसले आदमियों की जिद में था और करीम ने अपना रिवाल्वर दोबारा बगली होलिस्टर में अड़ुस लिया और फिर मेरी जन्म खौनख्वार नजरों से घूरता हुआ बोला, तुम इन मसला अफराद की कोई फिक्र ना करो। ये उस वक्त तक दरमियान में नहीं आएंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक अपनी हार तस्लीम ना कर ले। तुम एक औरत की खातिर मेरे साथ नमक हरामी का सबूत दोगे। बात औरत की नहीं, असूल की है। तुमने मुझे उसी रोज अपना दुश्मन बना लिया था जब मैंने मजबूरन तुम्हें गालियां बर्दाश्त कर ली। करीम ने बदस्तूर सर्द लहजे में जवाब दिया। अगर ये औरत दरमियान में ना आती तो भी मैं कोई मौका देखकर तुम्हें जन्नत नसीब करने से गुरेज ना करता। लेकिन अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिंदा वही रहेगा जो दूसरे पर मर्दानगी से सबकत ले जाए। फिर करीम ने जूडो कराटे के अंदाज में हाथ आगे करके पांव का दरमियानी फैसला बढ़ा दिया। उसकी आंखों से जो हकीकतन किसी संग दिल दुश्मन के तासरात अया थे। नदीम के अलावा लेडी मकलानस ने भी मुझे यही बावर कराने की कोशिश की थी कि करीम तनहा 10-12 आदमियों पर भारी हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम 5 मसला आदमियों के नरगे में थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि करीम इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगा।
बहरहाल मुझे भी हमले से बचाव के लिए अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ी। हमने निस्फ दायरे की सूरत में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हमला करने की खातर दाएं बाएं हरकत करना शुरू कर दिया। और पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मैंने भी मार्शल आर्ट के बेशुमार दाव पीच सीख रखे थे और मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि बशीरा माची जैसे मोहतात आदमी ने करीम पर किस तरह एतमाद कर लिया। फिर मुझे इसका जवाब भी मिल गया। हमला करने से बेशतर मेरा एक जरूरी ऐलान भी सुन लो। बशीरा माची की आवाज उभरी, मैं जिस कारोबार में मुलव्वस हूँ उसमें रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं। तुम दोनों में से जो फातेह होगा वो बशीरा के हाथों अपने अंजाम को पहुंचेगा। क्या मतलब? करीम ने हैरत का इजहार किया। मैं तुम्हारी जात पर भी एतबार नहीं कर सकता। बशीरा कीना तोड़ अंदाज में मुस्कुराया। अपने पीछे पुलिस के लिए कोई सबूत या गवाह छोड़ना मेरे असूल के खिलाफ है। हो सकता है कि तुमने मुझे फांसने के लिए कोई जाल बिछाया हो। अगर ये बात होती तो मैं पहले ही पुलिस को मतला कर सकता था। करीम ने गुस्से से जवाब दिया, एक अजनबी औरत पर कभी एतबार ना करना, और यही बात तो मेरे शक को तकवीत दे रही है कि तुमने इतनी जल्दी एक हसीन औरत की बात किस तरह मान ली। कुछ देर पहले मेरा रिवाल्वर हाथ में था। मैं अगर चाहता तो तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकता था, या फिर रास्ते में ही तुम्हारी इस खूबसूरत नागन का सर कुचल देता जिसने मुझे 50,000 में खरीदने की कोशिश की थी। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिलहाल मुझे इस शख्स से एक फैसला कुन जंग कर लेने दो। करीम ने मुझे देखते हुए तेज लहजे में कहा, उसके बाद मैं तुम्हें मुतमिन करने की कोशिश भी जरूर करूंगा। उसके बाद कमरे में मौत का गहरा सकूत तारी हो गया। करीम एक बार फिर एक्शन में आ गया। इस बार उसने हमला करने में बड़ी इजलत का मुजाहरा किया था और हवा में उड़कर उसने फिरकी की तरह घूमकर मुझे फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। मैं अपनी जगह पूरी तरह मोहतात था और एक जरा सी झुकाई देखकर मैंने ना सिर्फ उसके हमले का तोड़ किया था बल्कि उसकी टांग पकड़कर इस तरह घुमाया कि वह ऊंधे मुंह फर्श पर गिरा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो किसी रबड़ की गेंद की तरह उछलकर खड़ा हो गया। इस बार उसने बड़ी तेजी से पैंतरा बदलकर अपनी हथेली खोलकर इतना भरपूर हमला किया कि मैं करह कर रह गया। उसकी आंखों से खून उबल रहा था और फिर ये नूरा कुश्ती एक हकीकी जंग में तब्दील हो गई। करीम और मैं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे और मुझे बी किक लगाने का एक मौका मुयस्सर आया तो करीम के होंठ फट गए। उसने खून को आस्तीन से साफ करके जवाब में इतना शदीद हमला किया कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। मेरे जमीन पर गिरते ही उसने सीधे पांव की उंगलियां समेटकर दूसरी जरब लगाई तो मैं बिलबिला उठा। करीम ने मुझे सफाक लहजे में ललकारा, उठो मिस्टर शहबाज, मैं गिरे हुए दुश्मन पर वार करने का आदी नहीं हूं। और मैंने करीम पर एक नजर डाली। उसकी निगाहों में खतरनाक दुश्मन की तमाम तर अलामतें मौजूद थीं। शायद उसने 50,000 की खातर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी। इस ख्याल के जहन में उभरते ही मेरे ऊपर जनून सवार हो गया और मैंने पैर जमीन पर टेक कर कमर साल्ट किया और कमान की तरह लचकर दोबारा सीधा हो गया। हम एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और हम दोनों ही के जिस्मों से खून बह रहा था। बशीरा और उसके मसला साथी खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। फिर एक खूबसूरत मौका मेरे हाथ आ गया। कराटे के एक हाथ ने बस एक लम्हे को करीम को डगमगा दिया था और मैंने इस मौके को जाया नहीं जाने दिया। फिरकी की तरह फिजा में घूमकर फलांग लगाई तो करीम जमीन में बूस हो गया। बड़ी अजियतनाक हालत में वो माही बेआब की मानद 2-4 सेकंड फर्श पर तड़पा और फिर साकत हो गया। वो ऊंधे मुंह जमीन पर बेसुध पड़ा था। शायद मेरी फ्लाइंग किक उसके लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक और मुअस्सर साबित हुई थी। गुड, बशीरा माची ने मुझे तारीफी नजरों से देखा। तुम लड़ाई के फन से जरूर वाकिफ होगे, लेकिन रिवॉल्वर या राइफल से निकली हुई गोली अपनी एक अलग ताकत होती है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ कोई नरम रवैया अख्तियार नहीं करोगे, इसलिए कि तुम्हारा बास बोशन मुझे हर हालत में अपने रास्ते से हटाना चाहता है। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा। वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से ना सिर्फ बास को बल्कि मुझे और मेरे कुछ आदमियों को भी जानी और माली नुकसान पहुंचा है। इसका खजाना तुम्हारी लाश ही पूरा कर सकती है। फिर देर किस बात की? मैंने दबंग लहजे में कहा। मैं अपनी मर्दानगी में तुम्हें दिखा चुका हूं, अब तुम्हारा नंबर है। मैं तुमसे किसी रहम की दरख्वास्त नहीं करूंगा, इसलिए कि जो आखिरी घड़ी हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती।
मैं तुम्हारे साथ रियायत कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बशीरा ने एक नई चाल चलने की कोशिश की। अगर तुम अपने जिगरी दोस्त को फोन करके यहाँ बुलवाने में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हारी मौत की सजा को उम्र कैद में भी तब्दील सकता हूँ। ख्याल बुरा नहीं, मैंने तंदिया पैराए में जवाब दिया। तुम्हारे साथ वही मिसाल है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्या मतलब, बोशिर की तरह तुम भी दोगली नस्ल के मालूम होते हो। बास, बशीरा की पुश्त पर खड़े हुए एक मसला शख्स ने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए कहा, हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हम इसकी गंदी जुबान हमेशा के लिए बंद ना कर दें? इतनी आसानी से मैं इसको जहन्नम रसीद नहीं करूंगा, बशीरा ने सर्द लहजे में कहा और फिर दरवाजे पर खड़े हुए नकाब पोंछते बोला, गूंगा, क्या तुम अब भी छुरी फेंक कर किसी को जख्मी करने का मुजाहरा कर सकते हो? गां गां, गूंगे ने अपनी छाती ठोंक कर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम इधर मेरे करीब आ जाओ, बशीरा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर गूंगे के करीब आने पर उसकी राइफल लेकर एक तरफ रख दी और लकड़ी के उस छोटे से संदूक से एक तेज धार छुरी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी जो एक कॉर्नर टेबल पर रखी हुई थी। गूंगे ने किसी पेशेवर खिलाड़ी की तरह छुरी को हाथ में लेकर चूमा और फिर उसे उल्टा पकड़कर मेरी तरफ खौन ख्वार नजरों से देखने लगा। उस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारा निशाना खता नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी इसके साथ ही ठिकाने लगवा दूंगा। बशीरा की सफाक आवाज कमरे में गूंजी। गूंगे ने एक बार फिर छाती ठोंक कर बशीरा को अपनी कामयाबी का यकीन दिलाया। पहला निशाना तुम उसके बाएं बाजू का लोगे, लेकिन इस तरह के हड्डी महफूज रहे। बशीरा ने मुझे हुलाने की खातिर कहा, मैं बास की खिदमत में उसकी हड्डियों का ढांचा बतौर तोहफा पेश करना पसंद करूंगा।